ठीक है बच्चे? ऑल राइट, हियर आई बिगिन डिमांड, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ बेटू, जब हम डिमांड की बात करते हैं, सो डिमांड होता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं? यू नो कि बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं और किसी प्रोडक्ट की डिमांड को देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लोग खरीदना चाहते भी हैं कि नहीं। दैट्स वाई वी स्टडी द डिमांड चैप्टर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पर आ जाओ। मैं अभी कॉन्सेप्ट रिवीजन की जगह एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन ले रही हूँ। सो अगर किसी को ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो वो अपनी एपीटी की ऐप में टीम से हेल्प लेकर पढ़ सकता है। ओके, सो बेटे, डिमांड मीन्स क्वांटिटी of goods and services which a consumer is willing to buy, able to purchase at a given price during a given period of time। मैंने तुम्हें 4 वेरिएबल्स इसमें याद कराए थे। एक तो ये इसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरी जेब में लक्ष्मी जी होनी चाहिए, हमें प्राइस का पता होना चाहिए, एंड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात हो रही है हमें ये भी पता होना चाहिए। देन बेटू, हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है वो 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। एक अकेला व्यक्ति कितने गुड्स खरीदना चाहता है उसको अपन कह देते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और अगर एक एरिया में काफ़ी सारे घर हैं और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं तो वो मिलके कितना खरीदना चाहते हैं उसको हम कह देते हैं मार्केट डिमांड। राइट एवरीवन? यस, यस बच्चा, मैं डाउट्स तुम्हारे बाद में ले लूँगी। अब जब कोई इंडिविजुअल सोचता है कि मुझे क्या क्या मुझे गुड्स खरीदने हैं कि नहीं, तो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ रही हूँ। सबसे पहले उसका दिल जाता है प्राइस पर। देखो, प्राइस का डिमांड से इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस जब भी इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और हमें कोई सामान सस्ता मिलता है तो हमें लगता है बहती गंगा में हाथ धो लो और लगे हाथ 2 खरीद लो। तो दैट्स वाई प्राइस एंड डिमांड आर उल्टा चलते हैं, इनवर्सली रिलेटेड। सेकंड, डेफिनेटली बेटू इनकम का फर्क पड़ता है, बट यू रिमेंबर इनकम का 2 गुड्स पे अलग असर पड़ता है, राइट? नॉर्मल गुड्स में आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है, बट इंफीरियर गुड्स में जैसे कि बाजरा, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो हल्की क्वालिटी के गुड्स हैं उनको छोड़ देते हो, थिंकिंग कि ये कौन खरीदे, लेट मी बाय सम गुड क्वालिटी गुड्स फॉर माई फैमिली। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है रिलेटेड कमोडिटीज़। बेटे, रिलेटेड कमोडिटीज़ का जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में अपने आप में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी कभी दूसरी कमोडिटीज़ की वजह से पहले वाले की डिमांड पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल 2 तरह के रिलेटेड गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। बेटू, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हिसाब ये है कि व्हेन द प्राइस राइजेस देयर डिमांड गोज डाउन। ऐसे कैसे? जैसे कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पेट्रोल के बिना कार नहीं चलती और कार के बिना पेट्रोल किसी काम का नहीं है, तो ये दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। ऐसे गुड्स को अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स रिलेशन में चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो लोग कार खरीदना कम कर देते हैं, है ना बेटू? ऐसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उनका हिसाब देखो कैसा है। अगर चाय महंगी होती है तो चाय जैसा ही गरम गरम जब कुछ पीना हो तो लोग कॉफ़ी पी लेते हैं ना, तो उनको लगता है चाय महंगी हुई, छोड़ो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो चाय के महंगे होने के चक्कर में कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ वाई डायरेक्ट रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है। राइट एवरीवन? अब अपन बात करते हैं एग्जाम में इसका डिफरेंस आता है। यस, तो बेटे मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस आए तो पहले तुम उसका मीनिंग लिख देना। मीनिंग लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का तुमने लिख दिया पेन और इंक, सब्स्टिट्यूट का लिख दिया टी और कॉफ़ी। उसके बाद रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन एंड सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन, और उसके बाद डायग्राम बनाना। अब तो तुम्हें पता है कि 2 चीज़ों में इनवर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ गोज डाउन, एंड अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ गोज अप। राइट एवरीवन? ओके, यस बेटू, वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड होता क्या है? तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से नोट कर लो।
तुम्हें डिफरेंस आ सकता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में। तो एक कस्टमर की डिमांड को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और सारे कस्टमर्स की डिमांड को मिला लें तो वी कॉल इट मार्केट डिमांड। नॉर्मली मार्केट डिमांड इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ओके बेटा, तो बस इतना 2 मार्क के लिए इतना डिफरेंस बहुत है। यस, तो बेटा मार्केट डिमांड के जो फीचर्स हैं डायरेक्टली एग्जाम में आते नहीं हैं, बस इसमें से कुछ 1-2 तुम्हारे काम के हैं, तो वो ध्यान से सुन लो। जैसे साइज एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, तो तुम मुझको ये बताओ कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पर डिमांड भी कैसी होगी। ओके बताओ, डेफिनेटली बड़ी होगी, है ना बेटा? यस बेटा, ये बेटा दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो बेटा पॉपुलेशन बड़ी होगी तो डिमांड भी बड़ी होगी। ऐसे ही सीजन एंड वेदर, बताओ सर्दियों के सीजन में स्वेटर्स की डिमांड बढ़ेगी, स्वेटर वही है बट सीजन चेंज हो गया, तो गर्मियों के सीजन में वही डिमांड कम होगी, राइट? तो बस ये इतना, इसमें से मेरे ख्याल में इतना इनफ है तुम्हारे लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में से पढ़ना। अब उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड। मेरे बच्चे, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड की व्याख्या की है, एंड ही सेज सेटेरिस पैरिबस, हम इसको सेटेरिस भी बोलते हैं एंड कैटेरिस भी बोलते हैं। कैटेरिस पैरिबस एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश। तो कैटेरिस पैरिबस, other things remaining constant, law of demand states the inverse relationship between price and demand, which means कि जो हमने तुम्हें इतने सारे फैक्टर्स पढ़ाए, मार्केट के मैंने तुम्हें पढ़ाए 5 और इंडिविजुअल के 5, टोटल हो गए 10 फैक्टर्स में से सिर्फ प्राइस का हम चेंज देख रहे हैं, बाकी 9 को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। सो कैटेरिस पैरिबस, other things remaining constant, law of demand states the inverse relationship between price and demand. Price rises, demand falls, price falls, demand rises. याद आ गया सबको? ठोक बजा बजा के ये पढ़ाया मैंने तुम्हें। अच्छा चलो ये बताओ, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव? नेशन वांट्स टू नो। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव? फटाफट फटाफट, नेशन वांट्स टू नो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अच्छा चलो ये बताओ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप शो करता है? प्रोपोर्शनेट शब्द का मतलब है, वेरी गुड प्रियंका, प्रोपोर्शनेट शब्द का मतलब है इक्वल चेंज, कि जितनी प्राइस चेंज हुई उतना ही क्वांटिटी चेंज हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी प्राइस ज्यादा चेंज होती है, कभी क्वांटिटी ज्यादा चेंज होती है, तो ये प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट दोनों हो सकता है। यस, ओके ओके, इट शोज ओनली डायरेक्शन, वेरी गुड। अब बेटू नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूं जो इंपॉर्टेंट है, डिमांड शेड्यूल। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको एक डिमांड का शेड्यूल दिया, यू नो इट्स अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, और इससे कहा कि डिमांड का ग्राफ प्लॉट करो। तो ये तुम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि वाई एक्सिस पे अपने को प्राइस लेना है, एक्स एक्सिस पे अपने को क्वांटिटी लेना है, और प्राइस जो आपको यहाँ पर दी गई है उसके साथ कोऑर्डिनेट मार्क करना है क्वांटिटी का। तो डेफिनेटली बेटू ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही आएगा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों आएगा? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये दोनों 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड? इट इज डाउनवर्ड। इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर यहाँ नेगेटिव पे चला जाएगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऑल्सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट शेड्यूल डिराइव करो और उसको प्लॉट करो। तो टेंशन मत लेना, यहाँ पर देखो प्राइस है, ये अलग अलग कस्टमर्स हैं और ये उसका समेशन है। तो बताओ ये कैसे प्लॉट होगा? कौन कौन सा कॉलम नंबर, प्राइस का कॉलम कौन से एक्सिस पे जाएगा? वाई पे, और ये टोटल क्वांटिटी एक्स पर, और फिर तुम प्लॉट कर दोगे। तुमको दिख रहा है कि ये 40 है और ये 190, तो तुम आराम से 50, 100, 150, 200 ऐसे कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो
और ये प्राइस से ये क्वांटिटी मार्क कर सकते हो। यस बच्चे, एवरीवन बताओ कर लोगे ये? वेरी गुड। ओके, एंड यू ऑल्सो नो कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे और डिमांड कर्व बनेगा तो बताओ इंडिविजुअल और मार्केट में से विच इज अ फ्लैटर कर्व? एग्जैक्टली, मार्केट डिमांड इज अ फ्लैटर कर्व क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। गुड एवरीवन, तो बस तुम बहुत अच्छा चल रहे हो डिमांड में। अब आ जाओ डिमांड फंक्शन। बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? ये बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी हो सकता है और मार्केट डिमांड फंक्शन भी हो सकता है। क्या करना है तुम्हें, सुनो। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, और जितनी भी चीजों पे वो डिमांड डिपेंडेंट है वो सब राइट साइड लिख देना। जैसे अगर इंडिविजुअल डिमांड पूछें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, जो 5 पॉइंट पढ़ाए थे ना वो है। यस, ठोको ताली एवरीवन। यस, बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। डिमांड तो हमने खूब डिटेल में पढ़ा था, मेरे बच्चों से सबसे बहुत अच्छे से बनेगा डिमांड। ओके बेटू, कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैम ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट मुझे नहीं बन रहा तो एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेना। अब आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगेन बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े हैं पर कुछ रिवाइज कराती हूँ। जैसे इमरजेंसीज, देखो भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। अब वो हॉस्पिटल पहुंचा, ब्लड का एक यूनिट डॉक्टर कहता है वैसे तो हम 1000 रुपीज का बेचते हैं एक ब्लड का यूनिट, बट आज 10,000 रुपीज का है। तो क्या ये बोलेगा ओहो हो रहने दो, अब तो बहुत महंगाई हो गई, मुझे नहीं लगवाना ब्लड, मर जाने दो? नो ना। अगर हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम प्राइस को इग्नोर करते हैं। यस और नो? तो बस वही लॉ अप्लाई करता है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो लॉ ऑफ डिमांड इज ब्रोकन। सॉर्टेड है। देन आते हैं वेबलिन गुड्स। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बहुत ही जो महंगे गुड्स होते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, उनको अपन कहते हैं वेबलिन गुड्स। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज अपने स्टेटस सिंबल की तरह हम यूज करते हैं, जैसे कि कोई मर्सिडीज 1 करोड़ की गाड़ी अगर 1.5 करोड़ की हो भी जाए तो हम फिर भी खरीदते हैं, बिकॉज हमारा तो पर्पस ही शो ऑफ है। तो वेबलिन गुड्स, लग्जूरियस गुड्स, very expensive goods purchased by the rich community do not follow the law of demand. Yes everyone? Then beta the giffen goods. तुम्हें याद है giffen goods मैंने तुम्हें बताया था, they are a special variety of inferior goods on which a consumer spends a large portion of his income. याद आ गया? पन्ने पलटते जाओ, जितने भी बच्चे मेरे साथ एपीटी में साल भर पढ़े हैं तुम सबके पास इसके पूरे के पूरे नोट्स हैं। बस नोट्स पलटते जाना और ये लेक्चर मेरा एक बार रिव्यू कर लेना एग्जाम के पहले, और तो इट इज सॉर्टेड और तुमसे सब बन जाएगा। यस एवरीवन? ओके, तो गिवन गुड्स तुमको पता है कि गिवन गुड्स का प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। प्राइस राइजेस, डिमांड राइजेस, डायरेक्ट रिलेशन। ऑल्सो बेटू इसका ग्राफ अपवर्ड राइजिंग होता है, इट इज पॉजिटिव स्लोप कर्व। वेरी गुड। ओके बेटा, अब इसके बाद और जो काम के गुड्स हैं एक दो, अब अपन आते हैं इस पर, चेंजेस इन डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 11th पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जब डिमांड चेंज होती है तो वो 2 कारणों से होती है, प्राइस की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से। तो जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है तो हम उसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। राइट एवरीवन? यस। तो एक्सपेंशन मैंने तुम्हें इस तरह से सिस्टमैटिकली नोट्स बनवाए थे। मैंने तुम्हें सिखाया था कि देखो शेड्यूल में प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इट्स कॉल्ड एक्सपेंशन। ग्राफ जब हम इसका बनाते हैं तो ग्राफ पर एक पॉइंट से नीचे आ जाता है और सेकंड पॉइंट पर आ जाता है उसी एक ग्राफ पर। राइट बेटू? इसके नाम हमने पढ़े थे एक्सटेंशन, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व।
सॉर्टेड है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि कोई बलून है और इस बलून में कोई सुई चुभोते तो छोटा सा हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब डिमांड के कम होने को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी बेटू प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है एंड दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में ये जो पॉइंट है, जैसे हम पहले ए पर थे, 1 रुपी हमारी प्राइस थी और हम 10 गुड्स खरीदते थे, ये पीछे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हम बी पर आ जाते हैं। यस एवरीवन, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का डिफरेंस बिटवीन आए तो सिस्टमैटिक कॉलम बनाकर और तुम लिख कर आओगे। यस एवरीवन, ओके। देन आ गया बेटा डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे सारे शेर बच्चे पहले तो मीनिंग लिख देंगे, राइट, फिर ऐसा प्रॉपर शेड्यूल बना देंगे और फिर ऐसा ग्राफ बना देंगे फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। ठोको ताली, एवरीबडी विल बी एबल टू डू इट। ओके बेटू, देन कम्स इंक्रीज इन डिमांड। बेटू इंक्रीज इन डिमांड में हमने पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस तो सेम रहती है बट क्वांटिटी मतलब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होता है और अदर फैक्टर्स के फेवरेबल चेंज के कारण डिमांड बढ़ जाती है, दैट्स कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो ऐसी सिचुएशन में बेटू अपना जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस तरह से, ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये राइट साइड शिफ्ट होके ऐसा हो जाता है। कई स्कूल्स में डिमांड का कर्व बच्चों ने ऐसा पढ़ा है तो वो भी सही है, कर्व भी बना सकते हैं आप और स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बट द पॉइंट इज कि ग्राफ शिफ्ट्स टू द राइट। ओके एवरीवन, सो बेटा आपको एग्जाम में ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑपोजिट हैं, ये आपको पूरे पढ़ के जाने हैं। फिर मैंने आपको एक 12th पॉइंट भी अच्छा पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट, रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। ये भी स्कूल टीचर्स को बहुत पसंद है। रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड में पहला है इनकम इफेक्ट। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज दैट? ओके, तो बेटा जब भी आप कुछ खरीदने जाते हो और वो चीज सस्ती हो जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, तो आपको लगता है चलो यार इससे लगे हाथ और खरीद लो, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इनकम इफेक्ट। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कभी कभी आप जिन गुड्स को यूज कर रहे होते हैं मार्केट में उससे सस्ते गुड्स आ जाते हैं एंड दोज गुड्स आपको लगता है यार मैं यूं ही पैसे एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहा था, सस्ते वाले खरीद लेता हूं, एंड यू स्विच टू द सस्ते वाले गुड्स, एंड दैट इज वाई आप ऐसी सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो और सस्ते वाला खरीदने लगते हो। ठीक है, वेरी गुड बबनदीप, वेरी गुड दुर्गा, वेरी गुड प्रियंका। बेटा नहीं प्रियंका, आपने लिखा है इनकम ऑफ कस्टमर अफेक्ट डिमांड, वो ये पॉइंट नहीं है, परचेजिंग पावर का होना इज दिस पॉइंट। ओके बेटा, तो बस मेरे हिसाब से ये 2 आपको पढ़ना जरूरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जॉइंट डिमांड और डिराइव डिमांड। बेटा जिन कमोडिटीज को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है उनकी डिमांड को कहते हैं जॉइंट डिमांड। ऐसे ही बच्चे कभी कभी एक चीज को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है दूसरी चीज में, जैसे कि घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, सो ये जो ईंट है ना इसकी डिमांड कहलाती है डिराइव्ड डिमांड। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। All my dear बच्चे are working very hard towards the year end and I'm quite sure that you guys will give a rocking performance. बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ बेटा, वो मैंने हो गया। इसके अलावा बेटा एक और पढ़ लो, क्रॉस डिमांड। जब एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी की डिमांड को असर डाले तो दैट वी कॉल क्रॉस डिमांड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलो ये भी तुमको बन गया। तो ऑलमोस्ट तुम्हें ये टॉपिक काफी क्लियर है एंड आई डू नॉट थिंक
कहीं भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। नाउ आपने अभी अभी मेरे साथ पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी बहुत ही इजी टॉपिक है बेटू, और हम इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में। हो सकता है किसी के स्कूल में उतना डिटेल में ना हुआ हो, तो वो एपीटी टीम से रिकॉर्डेड लेक्चर की हेल्प ले ले। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ हमको दिशा बताता है कि प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, बट वो परसेंटेज नहीं बताता। तो जब हमें बिल्कुल परसेंटेज में एग्जैक्ट टर्म्स में चाहिए कि भाई प्राइस बढ़ी तो डिमांड पे कितना असर हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। It is elasticity is the responsiveness of demand to a change in any of the factors affecting demand, जैसे कि प्राइस। आपके कोर्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजरली परसेंटेज मेथड वाला है। मेथड तो बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको अल्फ्रेड मार्शन ने दिया है, इसको फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। ओके, नाउ परसेंटेज मेथड जो है इसके दो फॉर्मूले हैं। एक सिंपल फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा थोड़ा सा उसका विस्तृत फॉर्मूला दिस वन, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल वाली प्राइस और ओरिजिनल वाली क्वांटिटी। तो बेटू जो लोग इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो ये सिंपल है, बट जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है सिर्फ इतने से रिवीजन से एकदम से ना बने। तो मेरा उनको सजेशन है वो डिटेल लेक्चर्स में एक बार ज़रूर जाएं, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। आपको इस तरह से स्कूल में प्राइस क्वांटिटी दिया रहेगा। यहाँ पर आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाना और उसमें क्या करना कि ओल्ड प्राइस पर कितनी क्वांटिटी थी वो लिख लेना, और न्यू प्राइस पर कितनी क्वांटिटी हो गई वो लिख लेना। उसके बाद आप एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू बताओ यहाँ पर कितना है, 20 माइनस 10, तो वो आप यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में। डेल्टा पी 1 माइनस 2, बताओ P is the old price and Q is the old quantity। जब आप ये सारे फिगर्स पुट करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर माइनस में आएगा। बट मेरे बच्चे वी इग्नोर द माइनस साइन, तो इसलिए इस तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आप पहले उसको पूरा स्क्वायर में लिखना, फॉर्मूला लिखना, और उसके बाद ऐसा एक एक स्टेप लिख के फाइनल आंसर पॉइंट में लिख के लिख देना, वी इग्नोर द माइनस साइन। ठोको ताली, कितने लोगों को ये पॉइंट पूरे क्लियर है? एब्सोल्युटली यस माय डियर चिल्ड्रन, कितने लोगों को ये क्लियर है? क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा है उनको टॉपिक पूरा क्लियर है। मनप्रीत, सुप्रिया, फातिमा, शिखर, दुर्गा, सानिया, आदर्श, प्रियंका, हार्दिक, गुस्सा हूं मैं तुमसे, सुप्रिया, दुर्गा, आदर्श, आकांक्षा, रूही, खुशी, ओके यू आर प्रिया, ओके। सो बेटा देखो मैंने इसमें क्या कहा प्रिया, कि हमें ये प्राइस और क्वांटिटी दी गई है। प्राइस और क्वांटिटी दी गई है तो 1, 2, 10, 5। इसमें बेटा दिस इज द ओल्ड प्राइस, दिस इज द न्यू प्राइस, दिस इज द ओल्ड क्वांटिटी, दिस इज द न्यू क्वांटिटी। हमने सिंपली अपना ये फॉर्मूला लिया, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। तो तुम्हें चेंज का मतलब होता है माइनस करके दो फिगर्स में चेंज निकलता है, तो बस क्वांटिटी का चेंज करके यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखो, प्राइस का चेंज करके यहाँ डिनोमिनेटर में लिखो, फिर ये वाली जो प्राइस है ये ओल्ड प्राइस है, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये ओल्ड क्वांटिटी है। फाइन। तो बेटा ये क्वेश्चंस इस तरह के मैंने तुम्हें पहले भी कराए थे, एंड आई होप ये तुम्हें बन जाएंगे। ऑल राइट बेटे, ऑल राइट बच्चे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में
तुम्हें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में तुम याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि स्टेटमेंट द शॉपकीपर रेज द प्राइस ऑफ टी शर्ट, तो तुमको इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करके एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग तुमको उसको ऐसे बॉक्स में लाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डिराइव। बेटा प्रिया, माइनस साइन इसलिए इग्नोर करेंगे बिकॉज जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो हमें पता है कि आंसर माइनस में ही आएगा। हमें रिलेशन इनवर्स नहीं देखना, हमें तो परसेंटेज चेंज से मतलब है, वो हमको मिल गया फिगर से। इसलिए ये इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह के क्वेश्चन, ये अभी क्वेश्चन 3 है मेरी स्लाइड में, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है इन दी एग्जाम। ओके बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। चलो अब ये क्वेश्चन करने के बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आती हूँ, एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी। बड़े इंटरेस्ट से हमने इसको पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी, कि ये जो हमारा आंसर आता है इसका क्या मीनिंग है, ये जो हमारा आंसर आता है इसका क्या मीनिंग है। जैसे ई जब 0 हो तो क्या, ई लेस देन 1 हो तो क्या, ई इक्वल टू 1 हो तो क्या, ई ग्रेटर देन 1 हो तो क्या, और ई इन्फिनिटी हो तो इन सब के क्या मीनिंग है, ये हमारा आंसर हमने करा था। स्टार्ट करते हैं। ई इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी, एक इमेजिन करो रबर बैंड। अब उसको आप जितना स्ट्रेच कर पाओगे तो आप कहोगे उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। और जब कोई लोहे की रबर बैंड हो, आप उसको जोर से खींच रहे हो, वो हिल ही नहीं रही, तो उसमें 0 इलास्टिसिटी है। तो जब बिल्कुल असर ना हो तो 0 इलास्टिसिटी। सॉर्टेड है? ओके तो बेटा अपन एग्जाम में ऐसा अब आज की डेट में पूरा डिफाइन करने को भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। तो देखो, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल बेशरम टाइप की क्वांटिटी, तो उसको अपन कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें जो ग्राफ है वो ऐसा वर्टिकल हो जाता है और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे स्टिक हो जाता है। सॉर्टेड है? तो जब प्राइस का आप इलास्टिसिटी निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मीन्स जब प्राइस के चेंज होने का डिमांड पे बिल्कुल भी असर ना हो। मेरे बच्चे बताओ ऐसा कब होगा? जैसे कि जब कोविड हुआ था तो लोगों को इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही थी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत पड़ रही थी। उस वक्त कोई प्राइस थोड़ी देख रहा था, तो उसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठोको ताली एवरीवन, यू आर एबल टू डू दिस। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं इनइलास्टिक डिमांड। बेटा इनइलास्टिक का मतलब कम असर, जब किसी के ऊपर किसी चीज का बहुत कम असर हो। जैसे अगर कोई प्राइस चेंज हो भी जाए, पेट्रोल की समझो, बट हमारे लिए तो पेट्रोल बहुत जरूरी है, तो हम बढ़ती हुई प्राइस देखकर भी अपना असर नहीं ले पाते, उस पर हम पे इतना असर नहीं होता, कम असर होता है ना बेटू? तो इनइलास्टिक डिमांड में देखिए प्राइस 1 से 2 हो गई, दिस इज ऑलमोस्ट 100% चेंज, बट देखिए क्वांटिटी 100 से 90 ही हुई, विच यू ऑल नाउ अंडरस्टैंड इज ओनली 10% चेंज। तो प्राइस तो बहुत चेंज हुई बट क्वांटिटी पे थोड़ा सा असर पड़ा। तो जब कम असर होता है उसको कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। इसका ग्राफ बेटा ऐसा स्टीप होता है। ओके, सो इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है जब प्राइस का डिमांड पर कम असर हो, जब प्राइस का डिमांड पर कम असर हो उसको अपन इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद अपन आते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनी का मतलब है 1, जब इलास्टिसिटी का आंसर 1 आए तो उसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसका टेक्निकल मीनिंग है कि जब प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल चेंज हो, इक्वल इक्वल इक्वल, ये भी 50% चेंज तो वो भी 50% चेंज, तो उसको अपन कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसका आंसर ई आ जाए, 1 आ जाए।
आप इसका ग्राफ बनाओगे ना बच्चे, तो इसके ग्राफ पे आप देखोगे कि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिसके मतलब इसका ये है कि इसका प्राइस और क्वांटिटी दोनों पर एक दूसरे का सेम असर होगा। मैं लिंक सेंड कर दूंगी सबको, ठीक है? ओके बेटू, सो ये हो गया यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो इतना सब तुमने कर लिया है। अब तुमको मैंने एक ऐसी समरी बताई थी, खोलो ये पेज सब लोग अपने नोट्स में, ओपन द समरी फटाफट। यस, फटाफट आंसर देगी पूरी क्लास। देखते हैं कौन कितने कितने सही बोलता है। पूरी क्लास फटाफट आंसर देगी, पूरी क्लास फटाफट आंसर देगी। बताओ, E इज इक्वल टू 0। फटाफट जवाब चाहिए मुझको, फटाफट फटाफट फटाफट। आई एम वेटिंग टू हियर। सो E इज इक्वल टू 0। बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? वेरी गुड, वर्टिकल। E इज लेस देन 1। बच्चे प्लीज शांत हो जाओ। हार्दिक, E इज इक्वल टू 1, ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। E इज ग्रेटर देन 1, ग्राफ कैसा होगा? फ्लैट। E इज इक्वल टू इंफिनिटी, ग्राफ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताओ, लाइफ सेविंग ड्रग्स का E क्या होगा? लाइफ सेविंग ड्रग्स, इस पर हम पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। जब लाइफ सेविंग ड्रग की प्राइस महंगी होती है हम फिर भी खरीदते हैं, तो वर्टिकल कर्व एंड उसका E होगा 0। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स E इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये 2 3 याद कर लो। सारे आंसर तो मैंने ही बता दिए, इसलिए ताकि तुम, ठीक है बेटू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कृपया करके ध्यान दीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वाले फैक्टर्स फास्ट स्पीड में नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है बेटा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना हार्दिक। ओके, अभी जूनियर्स को पढ़ने दो। ओके बेटा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम इसके 2 ही वेरिएबल्स पढ़ते हैं। E इज लेस देन 1 मतलब कम असर होना, एंड E इज ग्रेटर देन 1 मतलब ज्यादा असर होना। ठीक है, ओके एवरीवन। तो सबसे पहला, इनकम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। बताओ, जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है, क्या उनको प्राइस बढ़ने का कोई खास असर होता है? नहीं होता है, तो E इज लेस देन 1। वेरी गुड। उसके बाद नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटीज का E क्या होता है? लेस देन 1। नॉर्मल गुड्स का E क्या होता है? 1। और लग्जरी का क्या होता है? ग्रेटर देन 1। उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स, अगर तुम कोई सामान खरीदने जाओ, एग्जाम्पल याद है नूर का, हमने एग्जाम्पल लिया था, नूर जैसे लग रहा है ना ये छोटू सा। तो अगर तुम कोई सामान खरीदने जाओ और एक स्टेशनरी शॉप पे बहुत महंगा सामान मिले और उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हों, तो तुम दूसरी जगह बताओ शिफ्ट हो जाओगे कि नहीं? तो जब किसी के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हों
तो उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, तो E इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, ऐसे ही प्रपोर्शन इन फैमिली बजट, हमारे घर के फैमिली बजट में यदि हम थोड़े से पैसे खर्च करते हैं जैसे माचिस की डब्बी पे, अब वो डब्बी 2 रुपए की जगह 4 की हो जाए तो भी हम खरीदते रहते हैं। तो जिस चीज का हमारे फैमिली बजट में कम प्रपोर्शन होता है उसका हम पे खास असर नहीं पड़ता, E इज लेस देन 1। ऐसे ही हैबिचुअल कस्टमर्स, ये एग्जाम में बहुत आता है, IMP, इम्पॉर्टेंट। तो जब किसी कस्टमर को किसी चीज की हैबिट हो जाती है, जैसे मुझे तुम्हारी हैबिट हो चुकी है, तो किसी को किसी चीज की हैबिट हो चुकी होती है, तो वो चीज अगर महंगी भी हो जाए उस पर असर नहीं पड़ता, वो डिमांड कम नहीं करता और उसे खरीदता जाता है, तो E इज लेस देन 1। ओके, ऐसे ही बेटा जिन कमोडिटीज की बहुत कम प्राइस होती है, बहुत कम प्राइस होने का मतलब होता है कि जैसे कि 1 रुपए की कोई चीज है, वो 2 रुपए की हो भी गई तो तुम पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये एक समरी मैंने तुम्हें बनवाई थी, इस समरी को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। अब मैंने बेटा तुम्हें आज जो कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया है, इस कॉन्सेप्ट रिवीजन के बाद मैं एक चीज चाहती हूं कि तुम आज की जो शीट है वो ध्यान से सॉल्व करो। आप इस शीट को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, इसमें डिटेल में आंसर्स लिखे हैं कि आप वैसे के वैसे आंसर एग्जाम में भी लिख पाएंगे। कंसेप्ट प्लस डीप रीडिंग ऑफ दिस शीट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। इसमें इस तरह के कैसे आपको ग्राफ बनाना है वो भी लिखे हैं। इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब तुम्हें मालूम है प्राइस इन द फॉल ऑफ सब्स्टिट्यूट, जैसे कि कॉफी और चाय सब्स्टिट्यूट हैं, तो चाय की प्राइस कम होगी तो तुम्हें पता है कि लोग चाय ही खरीदेंगे, तो कॉफी की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें इस तरह का बैकवर्ड शिफ्ट का, डिक्रीज का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। तो ये वाले सबसे ज्यादा स्कूल में पूछे जाते हैं कि ऐसा होगा तो बताओ डायग्राम कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन के नीचे आंसर्स भी बनाए हुए हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज सॉल्व दिस शीट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैं हमेशा से जो तुम्हें क्वेश्चन कहती हूँ, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, इंक्रीज और डिक्रीज के बीच का डिफरेंस, ये सब इसके अंदर बना हुआ है। सो डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड आई होप ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी कैसा बच्चा, माय शेर बच्चा। एंड मेरे शेर बच्चे कैसे होते हैं? यस वी कैन। डरते नहीं है, डराते हैं। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।